हेलो मेरे क्लास 11 के दोस्तों। क्या आप सोचते हो आज मैं खूब मन लगा के इकोनॉमिक्स पढ़ूंगा, पर ये हाल होता है। डोंट वरी, आपके लिए हमने बनाया है 5 मिनट चैप्टर क्लियर वाले वीडियोस। आपके सिलेबस के फर्स्ट 6 चैप्टर्स की वीडियोस बन चुकी हैं। आपने देख लिया ना? नहीं देखा तो अब देख लो। आज टर्न है चैप्टर 7 का, रोजगार या एम्प्लॉयमेंट। चलो शुरू करेंगे हम फुटबॉल से। जी हाँ, फुटबॉल। आपके फेवरेट प्लेयर कौन है? मेरे तो हैं लायनल मेसी। ये देखो कैसा फुटबॉल खेलते हैं, क्या कमाल का फुटबॉल। इसको कहते हैं मेसी का मैजिक। एक चीज़ बताओ, जब आपके फेवरेट प्लेयर किक लेने को तैयार होते हैं या बॉल के साथ भागते हैं, तब क्या हम कभी सोचते हैं ये जो फुटबॉल है इसको बनाता कौन है, बनते कहाँ पे है? इसका आंसर है भारत उपमहाद्वीप, इंडिया सब कॉन्टिनेंट। मान नहीं रहे हो ना? तो चलो मैं आपको ले जाती हूँ मेरठ के पास सिसोला गांव में। यहाँ देखो, ऐसे पिक्चर्स आपको घर घर में वहाँ देखने को मिल जाएंगे। और बिल्कुल यही सिचुएशन आप देखोगे सरहद पार, बॉर्डर के उस पार, सियालकोट के अगल बगल में गांव में सब घरों में फुटबॉल बन रहे हैं। तो क्या फुटबॉल घर में बनते हैं? ऐसा भी नहीं है, फैक्ट्रीज़ में भी बनते हैं। जैसे बड़े बड़े शहरों में अच्छे फुटबॉल फैक्ट्रीज़ हैं। फ़र्क इतना ही है कि घर में बनाने वालों को पर पीस के हिसाब से पेमेंट मिलता है, और फैक्ट्री में जो लोग काम करते हैं, अगर परमानेंट एम्प्लॉय हैं तो उनको पर मंथ सैलरी मिलता है। तो एक चीज़ आपने देखा, पहले ये सारे काम न फैक्ट्रीज़ में ही होते थे, शहरी फैक्ट्रीज़ में ही होते थे। और लोग सोचते थे गांव में क्या काम होते हैं? एग्रीकल्चर होता है, खनन होता है, पशुपालन होता है, फल उत्पादन होता है, ये सारी चीज़ें गांव में होते हैं, और शायद हैंडीक्राफ्ट्स भी होते हैं गांव में। पर अब टेक्नोलॉजी इतनी चेंज हो गई है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन गांव में भी हो रहा है। तो चलो एक और एग्जाम्पल, डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में है उखू गाँव। इसको देखो, बताओ तो क्या बना रहे हैं होम फैक्ट्री में? बना रहे हैं पेंसिल्स। तो आप जब लिखते हो तब क्या आपको लगता है मेरा पेंसिल तो शहर की किसी फैक्ट्री से बना होगा? ज़रूरी नहीं है, उखू से भी आ सकता है। इसी तरह जब लोग ऑफिसेज में, कोविड से पहले ऑफिसेज में सब लोग काम करते थे, आज देख रहे हैं कि घर घर में से वही काम घर घर बैठ के भी लोग कर रहे हैं। तो स्थान कोई भी हो, हमने ये देखा कि जो लोग काम कर रहे हैं और रोज़गार कर रहे हैं उनको वो एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, और एम्प्लॉयमेंट से इनकम जनरेट करते हैं। इनकम से क्या होता है, हम अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं, फैमिली की ज़रूरतें पूरी करते हैं। कुछ फैमिलीज़ हैं जहाँ एक ही बंदा रोज़गार करते हैं, इसको हम कहेंगे एकल रोज़गारी परिवार या सिंगल इनकम फैमिली। और कुछ में कई लोग रोज़गार करते हैं, तो ये है मल्टी इनकम फैमिली। और एक परिवार का इनकम, फैमिली इनकम कैसे कैलकुलेट करें? जितने लोग काम करते हैं उन सब के रोज़गार को टोटल करो तो फैमिली इनकम। और एक देश का इनकम, देश में जितने काम करने वाले लोग हैं उनके जो रोज़गार है उसको टोटल करो तो देश का इनकम। तो इन तीनों इनकम को एक बार फिर से देख लो। अब चलो हम देखेंगे कि जब देश का इकोनॉमी को हम जब मापते हैं, इंडिकेटर ऑफ नेशनल इकोनॉमी, तो हम कहते हैं जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद। और ये तो आप अच्छी तरह से जान गए हो आज तक कि जीडीपी का मतलब जितने इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं सबका प्रोडक्शन को टोटल करो बनता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और ये सेक्टर्स क्या हैं? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, टर्शियरी, जिसमें है कृषि, विनिर्माण सेवा, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस। तो सकल घरेलू उत्पाद में जो भी काम आते हैं उस सब को हम कहेंगे आर्थिक क्रिया या इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसको याद रखना। और जो लोग आर्थिक क्रिया करके रोज़गार कर रहे हैं, दोज हु आर अर्निंग एन इनकम थ्रू इकोनॉमिक एक्टिविटी, हम उनको वर्कर कहेंगे। वर्कर का मतलब केवल मजदूर ही नहीं, किसी भी लेवल में लोग काम करते हैं, इनकम रोजगार करते हैं, वो वर्कर कहते हैं, उनको हम वर्कर कह सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन इज ऑल्सो वर्कर, काम तो करते ही है ना। अब एक टर्म देखो, श्रमिक जनसंख्या अनुपात, वर्कर पॉपुलेशन रेशो, यानी भारत की जो इतनी बड़ी 140 करोड़ की जनता है, इसमें से कितने प्रतिशत श्रमिक है? व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन आर वर्कर्स? चलो इस टेबल को देखते हैं। अब देखो, ग्रामीण एरिया में, रूरल एरिया में 35% और अर्बन एरिया में 33.9%। अब आप चौंक गए ना? आप सोच रहे हो बाकी लोग क्या कोई काम नहीं करते क्या? इतने लोग अनएम्प्लॉयड हैं हमारे देश में। इसको समझने के लिए इसको टेबल को एक और बार देखो। ये देखो, मेन, पुरुष की संख्या कितनी है वर्कर की? 52.1, एंड विमेन वर्कर की 16.5। 16.5 बस। इसको समझने के लिए मैंने कई लोगों से पूछा आपकी मम्मी क्या करती है, और उन्होंने मुझे फटाक से बोला कुछ भी तो नहीं, कुछ भी नहीं। और ये जो सारा दिन घर के इतने सारे काम संभालती है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है।
गांव-गांव में तो लेडीज़ किचन गार्डन बना रही हैं, कई बार खेतों में जाकर भी काम कर रही हैं, और ये सारा काम ये करती हैं, इसके लिए इन्हें कोई पेमेंट नहीं मिलता, कोई वेतन नहीं मिलता। इसलिए जब हम कहते हैं 16.5%, ये लेडीज़ तो इसमें इंक्लूडेड है ही नहीं। तो आप सोचो, और इसमें काफ़ी लोग सोच रहे हैं कि ये हम जो आंकड़ा बना रहे हैं ये क्या सही तरीका है, क्योंकि कितने लोग इसमें से बाहर रह रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, श्रमिक कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के वर्कर्स होते हैं। नंबर 1 इज़ सेल्फ एम्प्लॉयड या स्वनियोजित, जैसे अपना काम का दुकान का अपने दुकान करने वाले ये हैं, और इनका परसेंटेज है वो जो हमने देखा था ना आंकड़ा 34.7 टोटल परसेंटेज, उसमें का 52% स्वनियोजित है। नेक्स्ट में हम देखेंगे कैजुअल लेबर या अनियत मजदूर। जिस दिन काम मिला बहुत बढ़िया, जिस दिन काम नहीं मिला उस दिन वो खाली हाथ बैठे रहते हैं। और जो 34.7% टोटल था, 25% ऑफ दैट इज कैजुअल लेबर, और इस 25% का भी 25% आप निकालोगे तो ये है विमेन। अच्छा, अगला हम आएंगे नेक्स्ट पॉइंट पे, हम चलेंगे और हम आने वाले हैं अनियमित वेतनभोगी कर्मचारी, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज़, जो ऑफिसेज में काम करते हैं, फैक्ट्रीज में काम करते हैं। ये जो 34.7% टोटल था उसके 23% आते हैं। और इस सेक्टर में मेल फीमेल रेशो, स्त्री पुरुष योगदान प्राय इक्वली है, ऑलमोस्ट इक्वल टू ईच अदर है। एक और चीज़ देखना है हमें, रूरल अर्बन वर्कर रेशो, गांव और शहर के श्रमिक अनुपात। तो देखा गया है कि शहरों में ज़्यादातर लोग या तो स्वरोजगारी सेल्फ एम्प्लॉयड है, या वो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय नियमित वेतन भोगी हैं, और गांव में ज़्यादातर लोग या तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड है या वो अनियमित श्रमिक या कैजुअल लेबर है। क्यों है बोलो तो, क्योंकि शहरों में ऑफिसेज हैं, फैक्ट्रीज हैं, जहाँ नियमित वेतन भोगी वर्कर्स ज़्यादा होते हैं, इसीलिए। चौथे नंबर पे हम अभी देखने वाले हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, आर्थिक क्रियाएं कितने प्रकार के होते हैं और उसमें श्रमिक संख्या क्या क्या है। चलो देखते हैं। आप तो 3 सेक्टर्स को तो जानते ही हो, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। एक और बार अच्छी तरीके से देख लो, और हम देखेंगे इस टेबल को अच्छी तरीके से देखो। 1972-73 में आप देखो तो प्राइमरी सेक्टर में 74.3% लोग काम करते थे, और वही सेक्टर 2011-12 आते आते बन गया 44.6। हालांकि 44.6 पॉइंट भी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इसी में अभी काम कर रही है, पर सबसे ज़्यादा ग्रोथ हमने देखा सर्विसेज सेक्टर में, जहाँ 31% ग्रोथ हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे इतने सारे नंबर, इतने सारे पॉइंट्स कैसे मैं याद रखूं। इसके लिए हमने आपके लिए ये वाला बनाया है, इसको अच्छी तरह से देखो, और आप टैबुलर फॉर्म में भी देख सकते हो इसको। और इस चीज़ को समरी के लिए हमने ऐसा बना दिया है, एक बार रिवीजन कर लो इससे। चलो अब हम अगले पॉइंट पे जाते हैं, जहां हम देखेंगे कि जीडीपी और रोज़गार, एम्प्लॉयमेंट, इन दोनों में क्या रिश्ता होता है। इसके लिए इस ग्राफ को देखो, ये येलो वाला लाइन जो है ना, ये है जीडीपी, और ग्रीन वाला लाइन है एम्प्लॉयमेंट या रोज़गार। तो हमारे भारत में एक स्थिति आई थी 1980s, अर्ली 90s में, 80s में ज़्यादातर, जिसमें देखा गया कि जीडीपी तो कम हो रहा है पर एम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या, हाई एम्प्लॉयमेंट लो जीडीपी, यानी अधिक से अधिक लोग रोज़गार कर रहे हैं पर टोटल प्रोडक्शन जो है ये बहुत कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि उस वक्त टेक्नोलॉजी का अभाव था, स्किल्स नहीं थे, एफिशिएंसी कम थी, निवेश ही कम था, इन्वेस्टमेंट ही कम था, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। इन सब कारणों से जितना भी ज़्यादा लोग काम करें प्रोडक्शन कम हो रहा था। फिर समय बीता और हम आते हैं 2011-2012 में। ये देखो, यहाँ आप देख रहे हो कि जीडीपी तो काफ़ी बढ़ गया है पर एम्प्लॉयमेंट नीचे की तरफ, गैप बढ़ गया दोनों के बीच में। इसका मतलब कि कम लोग काम कर रहे हैं लेकिन उत्पादन वो ज़्यादा कर रहे हैं, दे आर प्रोड्यूसिंग मोर। क्यों? क्योंकि अब आई हैं नई नई टेक्नोलॉजी, स्किल्स, एफिशिएंसी बढ़ गई है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है, इसीलिए। पर देश के लिए सबसे बेस्ट स्थिति क्या है कि जहाँ एम्प्लॉयमेंट रेट और जीडीपी दोनों इंक्रीज़ करें, दोनों को हमें बढ़ाना है। हर सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट बढ़े, हर सेक्टर में टेक्नोलॉजी लाकर उसको हम बढ़ाएं और जीडीपी बढ़े। जब ये दोनों चीज़ें बढ़ेंगी तभी देश के लिए बेस्ट स्थिति होती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कैजुअलाइजेशन ऑफ लेबर या श्रम बल का अनियतीकरण। इस पिक्चर को देखो, लेफ्ट वाले में देख रहे हो फैक्ट्री में रेगुलर वर्कफोर्स जिनको नियमित सैलरी मिलती है, और राइट वाले में लोग काम के लिए वेट कर रहे हैं, कैजुअल लेबर हैं, जब काम मिलेगा तभी करेंगे, नहीं तो खाली बैठेंगे।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर्मल सेक्टर जो एक औपचारिक संगठित क्षेत्र है, वहाँ से लोग इनफॉर्मल की तरफ जा रहे हैं। फॉर्मल में आते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सार्वजनिक क्षेत्र प्रतिष्ठान, और निजी कंपनीज जो प्राइवेट कंपनीज जिसमें 10 से अधिक वर्कर्स काम कर रहे हैं। तो ये जो फॉर्मल सेक्टर है, यहाँ श्रम कानून काफ़ी स्ट्रिक्टली लागू होते हैं, और यहाँ वर्कर यूनियंस भी हैं जो मैनेजमेंट के साथ नेगोशिएट करते हैं। और इनफॉर्मल सेक्टर को भी एक बार देख लो, यहाँ हैं जैसे फार्मर्स एंड पेजेंट्स, किसान, काश्तकार, छोटे मोटे काम करने वाले, उनके जो कर्मचारी हैं, वर्कर्स हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, और बिना गैर कृषि जो नॉन एग्री एरिया है, वहाँ में डेली वेज लेबरर जो हैं। ये क्यों? कोई बंदा क्यों फॉर्मल सेक्टर जहाँ नियमित सैलरी मिलती है वहाँ से निकलकर अनौपचारिक असंगठित क्षेत्र की तरफ जाएगा? इसके लिए हम देखेंगे अहमदाबाद की केस स्टडी। 1970 से पहले अहमदाबाद एक बहुत समृद्ध टेक्सटाइल शहर था। यहाँ पे बहुत सारे वस्त्र उद्योग का टेक्सटाइल मिल्स, कपड़ा मिल थे। 1970 के बाद देखा गया कि मिल मालिकों ने मिल बंद करने लगे। उनको लगा कि मिल की जगह पे हम कोई और काम करेंगे जहाँ हमें ज़्यादा मुनाफा मिलेगा। तो मिल के सारे वर्कर्स तो खाली हो गए, वो सड़कों पे उतर आए, गेट के सामने धरना करने लगे, पर गेट तो खुले नहीं। आखिर इंसान कितने दिन बिना रोज़गार के धरना करते रहेंगे? तो फिर वो क्या करें, मजबूरन वो अनरेगुलेटेड सेक्टर की तरफ, अनौपचारिक क्षेत्र की तरफ काम लेने लगे। इसी को कहते हैं कैजुअलाइजेशन, नियमित सैलरी से कैजुअल लेबर की तरफ चले जाना। और कुछ लोगों को तो रोज़गार ही नहीं मिला, वो बेरोज़गार बन के रह गए। बेरोज़गार कौन? जो सक्षम है, जो काम करना चाहते हैं और काम ढूंढ भी रहे हैं, लेकिन इन 1/2 डे दे डू नॉट गेट इवन 1 आवर्स वेज। आधे दिन की अवधि में उन्हें 1 घंटे का भी रोज़गार नहीं मिलता। इस पिक्चर को देखो, है ना सही? इसको कहते हैं ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। एक और पिक्चर देखो, ये एक और एग्जाम्पल है। अनएम्प्लॉयमेंट एक और तरीके का है जिसे हम कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी या डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इस पिक्चर को देखो, ये काम एक्चुअली 1 या 2 लोगों का है, पर परिवार के 5 सदस्य पाँचों आ गए हैं ये काम करने के लिए। 2 लोग का काम जब 5 लोग करते हैं तो प्रच्छन्न बेरोजगारी तो हुई। तीसरे नंबर पे है मौसमी बेरोजगारी या सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। कुछ सीज़न, जैसे कि जब बुआई होता है, सोइंग होता है, या जब कटाई होती है, रीपिंग होती है, उस वक्त तो बहुत सारा काम मिल जाता है। बाद में तो इन 3 अनएम्प्लॉयड के तरीके, बेरोजगारी के जो तरह हैं, इनको एक बार फिर से देख लो। अब आप सोच रहे होंगे बेरोजगारी, तो बेरोजगारी कम करने के लिए सरकार क्या कर रही है? काफ़ी कुछ कर रही है। पहले तो सरकार देती है डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। फॉर एग्जांपल, जैसे सरकारी ऑफिसेज हैं, कंपनीज़ हैं, होटल्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, इन सब में जॉब्स देती है। कितने लोगों को जॉब्स देती है। और दूसरी और है मनरेगा में सालाना 100 डेज़ की वर्क गारंटीड होती है। ये केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही नहीं, स्टेट गवर्नमेंट्स भी इस पे काफ़ी काम कर रहे हैं। और दूसरा होता है इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। जहाँ जहाँ ऑफिसेज या फैक्ट्रीज़ होती हैं, वहाँ आप देखोगे कि टायर ठीक करने वाले, कार ठीक करने वाले, ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज़, और फिर खाना पीना के सामान वाले, चाय वाले, ये सब यहाँ आ जाते हैं क्योंकि इनको यहाँ अच्छा इनकम होने लगता है। तो इसको कहते हैं इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, अप्रत्यक्ष रोजगार। तो हमने सम टोटल में क्या देखा, एक निष्कर्ष में क्या देखा कि भारत में प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार के अवसर कम होते जा रहे हैं। अधिक अवसर तो सेवा क्षेत्र में आ रहे हैं, पर सेवा क्षेत्र की पिक्यूलियरिटी क्या है? कम लोग अधिक उत्पाद करते हैं। तो ज़रूरी है कि हर क्षेत्र में हम नए प्रौद्योगिकी लगाएं ताकि नए नए अपॉर्चुनिटीज़ बने, और इन अपॉर्चुनिटीज़ को लेने के लिए लोगों की स्किल डेवलपमेंट हो, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग काम कर सकें, रोज़गार कर सकें, और साथ साथ देश का प्रोडक्शन भी बढ़ता रहे, हर सेक्टर की प्रोडक्शन बढ़े। तो केंद्रीय और राज्य सरकारें इसके लिए बहुत सारा काम कर रही है, लेकिन आज भी एक बड़ी जनसंख्या, हमारे पॉपुलेशन का एक बड़ा परसेंटेज बेरोजगार या अनएम्प्लॉयड है। तो बच्चों, ये 5 मिनट और चैप्टर क्लियर वाला वीडियो, जिस तरह मैंने आपको एग्जाम्पल्स के साथ समझाया, बिल्कुल इसी तरह से आप आंसर लिखना, एग्जाम्पल्स दे के, टेबल बना कर। बड़े अच्छे नंबर आपको मिलने वाले हैं, आई प्रॉमिस यू दैट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसे कोशिश।